अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका जेके बोपी और कास्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ के इस अगले सेट में। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है, हमारा जो यूनिट आज रहने वाला है वो रहने वाला है लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फिजिक्स के 2 यूनिट्स को कंप्लीट किया, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और उसके अलावा काइनेमेटिक्स से भी हमने 2 प्रैक्टिस सेट किए हैं। आज हमारा लॉज ऑफ मोशन रहेगा, इसका पहला प्रैक्टिस सेट है, और कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे। उसमें भी हम आपके साथ 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो इस वाले यूनिट से आपको बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो इन 2 ही क्वेश्चंस के हिसाब से हम यहाँ पे इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपका जो है वो एक क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस यहाँ से रहेंगे। तो इसलिए हम थ्योरेटिकल वाले पोर्शन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन करके रख लेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह टाइमली मिलता रहेगा। तो आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपना रफ कॉपी और उसके अलावा पेन साथ में रखें। जो न्यूमेरिकल होगा उसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉज आपने पढ़े होंगे। बेसिक से क्वेश्चन हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, उसके बाद भी आपने पढ़ा होगा, और अब यहाँ पे आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बीच भी आपने ये वाला यूनिट अच्छी तरह से पढ़ा है। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं। 4 एग्जाम्पल्स में से आपको बोलना है कि फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, वो आप हमें कमेंट्स में बता दो, ताकि हमें पता चले और आपके साथ जो आपके भाई बहन बाकी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी पता चले कि आपने कहाँ तक प्रिपेयर किया और कितना प्रिपेयर यहाँ पे किया है। तो 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे। एक एग्जाम्पल है, ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्टॉप्स इवेंचुअली। ठीक, एक बॉल ग्राउंड से चल रही है या ग्राउंड से रोल कर रही है, घूम रही है, अचानक वो स्टॉप होगी। क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है? दूसरा यहाँ पे, रॉकेट एक्सेलरेट्स व्हेन फ्यूल इज बर्नड। ठीक, जब फ्यूल जलाया जाता है तभी रॉकेट एक्सेलरेट करता है, मोशन स्टार्ट करता है। क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है? या तीसरी एग्जांपल क्या इन्होंने दी है, ए स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड टू मूव फॉरवर्ड। ठीक, एक स्विमर जो तैर रहा होता है पानी में, वो पानी को पीछे की तरफ खींचता होता है ताकि वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ मूव करे। ठीक, चौथी एग्जांपल यहाँ पे है, ए बर्ड फ्लाइज अपवर्ड बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स। ठीक, एक चिड़िया या एक परिंदा जो है वो उड़ रहा है, ठीक, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, फ्लैपिंग वो कर रहा है विंग्स को। ठीक, अब इन 4 में से आपको बोलना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कौन सी यहाँ पे एग्जाम्पल इसमें है। तो होपफुली आप लोगों के दिमाग में आंसर स्ट्राइक हुआ होगा। 5 से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 मिनट का टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इसका आंसर जो आपका है वो आपका ए पार्ट है। ठीक, ए बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्टॉप्स इवेंचुअली। ठीक, एक बॉल अगर ग्राउंड से चल रही है, रोल कर रही है, इवेंचुअली वो स्टॉप हुई। क्यों हुई? वो जब आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा तो आपने अच्छी तरह से उसमें पढ़ा होगा। तो मैं डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको कवर कर लेंगे। तो इसका ए पार्ट यहाँ पे आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। ठीक, यहाँ पे 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक यहाँ पे फोर्स है, एक यहाँ पे मास है, एक यहाँ पे वेलोसिटी है, एक यहाँ पे मोमेंटम है। अब इन 4 में से आपको बोलना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करती है ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। ठीक, 4 यहाँ पे है, तो 4 में से आपको बोलना है कि सही पार्ट इसका क्या आंसर रहेगा। होपफुली आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक हुआ होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या रहने वाला है? मास, यानी कि बी पार्ट आपका इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, आप जो है वो क्वेश्चंस को डायरेक्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ यहाँ पे मुड़ रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक, फोर्स का आपको एसआई यूनिट बोलना है। क्या फोर्स का एसआई यूनिट जूल है, न्यूटन है, वाट है या पास्कल है? ठीक, देखो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वहां पे आपको बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उतने हाई लेवल का पेपर आपका बोपी का नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे और एडवांस लेवल पे भी हम चलेंगे। फिलहाल मैक्सिमम क्वेश्चंस हम बेसिक लेवल के ही करेंगे, बाकी हम आगे चल के जो वो लेवल अपना बढ़ाएंगे, ताकि अगर डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आ भी गया तो आपने उस चीज को अच्छी तरह से पढ़ा होगा और आप उस चीज को आसानी से टैकल कर पाओगे। तो चलो यहाँ से हमें बता दो कि ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है। क्या फोर्स का ऐसा यूनिट जूल है, न्यूटन है, वाट है या पास्कल है? ठीक, क्या है ऐसा यूनिट फोर्स का? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, जूल किसका ऐसा यूनिट है, वाट किसका ऐसा यूनिट है,
पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, ये आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताएंगे, ताकि आपके साथ जो प्रिपेयर करें उनको भी पता चले और हमें भी पता चले कि आप लोग जो वो सीरियसली प्रिपरेशन अपने एग्जाम की करें, क्योंकि टाइम अभी कम बचा है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड व्हाट। ठीक, देखो सेकंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोले बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, फोर्स और दूसरी क्या है, क्या ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, या फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, या फोर्स और मोमेंटम के बीच में, या फोर्स और मास के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। तो किस किस के बीच में जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, एक ये करता है फोर्स के बीच में, दूसरा किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में नहीं करता है, मोमेंटम के बीच में नहीं करता है, मास के बीच में नहीं करता है, तो एक्सेलरेशन के बीच में करता है। दैट मीन्स कि पार्ट ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी। ठीक, चार फोर्सेस है, एक यहाँ पे आपका फ्रैक्शनल फोर्स है, तीन एग्जांपल्स हमारी पेज के इस साइड होंगे। ठीक, तो तीन एग्जांपल, बाकी तीन कौन है, तो यहाँ पे तीन एग्जांपल्स यहाँ पे आप देखें, दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसके अलावा यहाँ पे टेंशन फोर्स है। चार फोर्सेस यहाँ पे, तो चार में से आपको बोलनी है कि कौन सी वाली फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी के लिए। ठीक, सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी के लिए किस टाइप की फोर्स या कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है, तो कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल होती है, तो वो हमारी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, 25% क्वेश्चन आज के सेट के कंप्लीट हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही है शायद, हाँ बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अपना रफ कॉपी आप निकालो और पेन लेके वीडियो को पास करने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अप ऑन बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन आपको निकालनी यहाँ पे है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। पिछले जो प्रैक्टिस सेट हमने काइनेमेटिक्स वाली यूनिट से किए, उसमें मैंने एक्सेलरेशन पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे प्रैक्टिस करवाए थे। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से आएगा। ठीक, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि एक्सेलरेशन इसकी कितनी रहेगी, क्या 2 रहेगी, 4 रहेगी, 6 रहेगी या 10 रहेगी। ठीक, आप लोगों ने वीडियो को पास करने के बाद आंसर इसका निकाला होगा, और अगर आपका आंसर यहाँ पे 4 आया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स कि आपका आंसर सही है। और अगर 4 नहीं आया है तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे देखें। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, F इक्वल टू एम ए। ठीक, A इक्वल टू एफ बाई एम, हमें ए निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। ए किसके बराबर आ जाएगी, ए को जब हम निकालेंगे ए इक्वल टू एफ बाई एम, तो एफ हमारे पास कितनी है, 20 यहाँ पे है। ठीक, फोर्स 20 है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो मास कितना है, 5 है, तो 20/5, 5 1 जार 5 4 जार, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला कौन सा हमारा लगेगा, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक, एफ इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ठीक, फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन्स की है, मास हमारे पास 5 kg है, तो इसको जब हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट आंसर इक्वल टू 4। ठीक, इस तरह से आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पहले मैं ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर सभी लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या स्टेट करता है, बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो आप आंखें बंद करके इसका बोलोगे, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल यही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहला ही हमें आंसर मिल गया, तो हम इसी को यहाँ पे टिक करके आ जाएंगे। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को भी करेंगे, एडवांस लेवल पे भी हम चलेंगे, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक, जिस हिसाब से यूनिट होगा उस हिसाब से हम उसके क्वेश्चंस का वो कवर करने की कोशिश करेंगे या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल बेस ही है, रफ कॉपी अपने निकालो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, a 10 kg block slides on frictionless surface under F50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे आपका मास भी दिया हुआ है और उसके अलावा यहाँ पे फोर्स भी यहाँ पे दी हुई है। तो अब यहाँ पे आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसकी एक्सेलरेशन निकालोगे।
अभी जिस टाइप से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया बिल्कुल वही अप्रोच आपको लगानी है और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना है, सॉल्व करना है। होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आंखें बंद करके भी अब आप इसको देख लोगे 50/10 तो आप खुद से आंसर यहाँ पे निकाल पाओगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 किस तरह से आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर है एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ठीक, अभी हमने निकाला F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए को जब हमने जो वो तोड़ा थोड़ा सा तो हमने निकाला कि एक्सेलरेशन क्या इसके बराबर आ जाएगी, फोर्स बाय मास। फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन की, मास हमारे पास है 10 है, 50/10 इक्वल टू 5। ठीक, वी विल गेट द आंसर इक्वल टू। हो गए हमारे 9 क्वेश्चन। बाकी आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करके रख लें ताकि हम आपको आगे चल के अच्छी तरह से गाइड करें और जो भी अपडेट होगा आपको जो वो टाइमली मिलता रहेगा। ठीक, 9 क्वेश्चन हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया यार, क्वेश्चन सॉरी 8 क्वेश्चन हमने किए, 8 9वें क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लॉ एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ ए रॉकेट। ठीक, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है रॉकेट की मोशन को, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है, क्या न्यूटन सेकंड लॉ करता है, या न्यूटन थर्ड लॉ करता है, या चौथा लॉ कौन सा हमारे पास यहाँ पे, तो फोर्थ लॉ हमारे पास है केपलर्स लॉ। ठीक, कौन सा लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन करता है मोशन ऑफ ए रॉकेट, तो वो हमारा आ जाएगा सी पार्ट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, आंसर आपको यहाँ पे ही दिख गया था इसलिए मैंने इसको जल्दी किया, तो सी पार्ट आपका इसका राइट आंसर रहेगा। तो केपलर्स लॉ किसको एक्सप्लेन करता है, केपलर्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बता दो। ठीक, ये लाज वाज जो है ये आपको सभी अच्छी तरह से आने चाहिए और ये आपने होपफुली पढ़ा भी होगा। ठीक, तो केपलर्स लॉ क्या करता है, क्या डिफाइन करता है, या क्या इसकी डेफिनेशन है, वो हमें आप कमेंट्स में लिख के बता दो। ठीक, हम तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट इज। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट इज। ठीक, किसका प्रोडक्ट डिफाइन करता है मोमेंटम ऑफ बॉडी को, क्या मास एंड एक्सेलरेशन का, क्या फोर्स एंड टाइम का, या मास एंड वेलोसिटी का, या मास एंड फोर्स का। ठीक, किसका यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट डिफाइन करता है एक प्रोडक्ट का मोमेंटम या एक बॉडी का मोमेंटम। तो क्या होता है एक बॉडी का मोमेंटम, वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इक्वल टू द मोमेंटम, यानी कि सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। आज की सीरीज के 50% क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए तो कमेंट्स में बता दो। ठीक, हम तब तक क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द वेट ऑफ ए बॉडी इज, बॉडी का वेट क्या होता है, क्या ये कांस्टेंट होता है हर जगह पे, या सेम होता है एज मास, या डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। ठीक, कौन सा यहाँ पे राइट इसके लिए है, तो इसके लिए जो हमारा राइट रहेगा वो रहेगा हमारे पास पार्ट नंबर सी, यानी कि द वेट ऑफ बॉडी इज डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक, किस पे डिपेंड होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे ये डिपेंड होती है। तो सी पार्ट राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। ठीक, उस पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी, क्या वो ग्रेटर देन जीरो होगी, या वो इक्वल टू जीरो होगी, या वो लेस देन जीरो होगी, या कांस्टेंट होगी बट नॉन जीरो रहेगी वो। ठीक, इक्विलिब्रियम अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट कितनी होगी, उस पे नेट फोर्स कितनी होगी, तो कितनी होगी उस पे, तो वो होगी इक्वल टू जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक, बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, जो ही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपका तुरंत आंसर दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, तो उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, तो फिर आप कैलकुलेट करें कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए 5 kg ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। ठीक, यहाँ पे फोर्स आपको निकालनी है कि कितनी फोर्स हमें लगेगी 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स। ठीक, तो उसके लिए हमें कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी उसको स्टॉप करने में, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास भी हमारे पास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास दी हुई है, तो अब यहाँ पे आप इसका आंसर निकालो। तो क्या हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक, तो इसका फोर्स निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी बाय डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, तो पहले हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे। एक्सेलरेशन हमारी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10/0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना हमारे पास है 2 है, तो ये क्या कितना आंसर हमारे पास आ जाएगा
तो 2 1 2 5 ये हमारे पास आ जाएगा 5, फोर्स इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक। मास हमारे पास 5 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 निकली, तो 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25, ठीक। पहले हम एक्सेलरेशन को यहाँ पे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी या टी, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी कि यू माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, ठीक। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो टाइम कितना हमारे पास है 2 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन को हम पुट करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 5 है, एक्सेलरेशन कितनी होगी वो निकालेंगे हम, देन वी विल गेट आंसर इक्वल टू 25। इसको आप 5 इंटू 10 नहीं करना, ये वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, हमारे पास क्या है फोर्स का फार्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो 25 इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बैठता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, ठीक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इट ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या हमारे पास यहाँ पे लेट मी शो यू द नेक्स्ट टू ऑप्शंस। नेक्स्ट टू ऑप्शंस क्या यहाँ पे रहेंगे, नेक्स्ट टू ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका बी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको आंसर ऑप्शन अभी दिख गया, तो इसको मैं डिस्कस ज्यादा नहीं करूंगा, तो मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ूंगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश अपने ही दिमाग में यहाँ पे करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ अ बुक रेस्टिंग ऑन टेबल, ठीक। एक बुक अगर टेबल पे रुकी हुई है या टेबल पे रखी हुई है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर उसका कितना यहाँ पे होगा, तो कितना होगा, तो वो होगा आपका बी पार्ट राइट आंसर, वेट ऑफ बुक एंड अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। तो बी पार्ट विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, या बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, तो बी पार्ट इसका आंसर यहाँ पे सही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट हैपेंस टू एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम व्हेन अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मोमेंटम पे क्या होगा एक ऑब्जेक्ट की, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करेगी, क्या मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा या मोमेंटम चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू फोर्स, या मोमेंटम हमारा जीरो बनेगा, या नन ऑफ द अबो इसका राइट आंसर रहेगा। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, तो जब हम नेट फोर्स एक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका मोमेंटम जो होगा वो चेंज करेगा, किसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से हम उस पर फोर्स एक्ट करेंगे या जिस हिसाब से हम उस पर फोर्स डालेंगे, उस हिसाब से उसका मोमेंटम भी यहाँ पे चेंज होगा। मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, मोमेंटम चेंज होगा, नहीं वो जीरो रहेगा, वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल रहेगा, आप रफ कॉपी निकालें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहेगा, अ कार ऑफ मास 1000 kg एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज, ठीक। मास भी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी भी आपको दी हुई है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज, इंजन ने कितनी फोर्स एक्सर्ट करी होगी, क्या 1000 न्यूटन की, 2000 न्यूटन की, 3000 न्यूटन की, या 4000 न्यूटन की। तो अगर आपका बी पार्ट 2000 आया है, 2000, तो आपका आंसर सही है। 2000 नहीं आया है तो आप इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे देख लो। तो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या हमारे पास फार्मूला है, एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे डेल वी बाई डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 20, टाइम कितना हमारे पास है 10, ठीक। 20 हमारे पास वेलोसिटी है, टाइम हमारे पास है 10 है, 20 बाई 10 इक्वल टू 2, ठीक। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, एफ इक्वल टू एम बाई ए, फोर्स हमें निकालनी है यहाँ पे, फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, मास, मास हमारे पास कितना है 1000, एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली 2000 इंटू 2 इक्वल टू 2000, सो 2000 विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। होप आपने भी इसी तरह से इस क्वेश्चन को जो वो टैकल किया होगा, इसी अप्रोच से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट व्हेन, ऑब्जेक्ट कब एक्सेलरेट करेगा, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो, या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉन जीरो, या ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या ऑब्जेक्ट स्पीड इज कांस्टेंट। कब एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, तो कब करेगा, जब हम उस पर नेट फोर्स एक्टिंग जो होगी उस पर जीरो होगी, तो तब जो है एन ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट, ठीक। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट व्हेन, ऑब्जेक्ट कब एक्सेलरेट करेगा, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉन जीरो, जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी नॉन जीरो, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट एक्ट करे। अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो नॉन जीरो होना चाहिए तब जाके एक्सेलरेट करेगा ऑब्जेक्ट। दैट मींस कि पार्ट नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। अब हम लास्ट के दो क्वेश्चन को यहाँ पे जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कह रहा है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली
रिलेटेड टू इट्स, ठीक, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम, मास, डेंसिटी या शेप। इनर्शिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनर्शिया किसके रिलेटेड होता है? मास के रिलेटेड, ठीक। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आया वो हमें आप कमेंट्स में बता दो। आपको यहाँ पे दिखाना है कि वो ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल करेगा 3 सेकंड्स में, जब उस पर 30 न्यूटन की फोर्स होगी, 6 केजी का उसका वेट होगा, तो वो कितना यहाँ पे ट्रेवल करेगा। तो आज की सीरीज के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पार्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर निकाल के आप हमें कमेंट में बता दो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर